नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो है वसीयत को लेकर। वसीयत यानी कि विल। क्या होती है वसीयत? कौन कर सकता है वसीयत? किस किस के नाम की जा सकती है? क्या वसीयत को बनवाने के लिए किसी वकील की ही आवश्यकता पड़ती है? क्या वसीयत को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है? अगर वसीयत को लेकर कोई विवाद छिड़ जाए तो उससे निपटने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने होंगे, इन सारी बातों के जवाब आज की वीडियो में दूंगा। भारत में, अगर आप भारत में रहते हैं तो वसीयत जो है, आप मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अगर किसी भी अन्य समुदाय के हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2H के अंदर वसीयत का जिक्र किया गया है। वसीयत का मतलब होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी चल और अचल संपत्ति का वारिस कौन होगा, कौन उसका मालिक होगा, कौन उसकी देखरेख करेगा, ये वसीयत के अंदर जिक्र किया जाता है। वसीयत हमेशा मरने से पहले ही की जाती है। वसीयत दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर की जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर भारत के रहने वाले हैं तो भारत में बैठ के ही वसीयत करेंगे। आप अमेरिका में रहते होंगे, आप जापान में रहते हैं, कहीं भी रहते हुए किसी भी इंसान के नाम वसीयत की जा सकती है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो इंसान जिसके नाम आप वसीयत कर रहे हैं वो आपका सगा संबंधी हो, आपके ब्लड रिलेशन में हो। वसीयत तो किसी के भी नाम की जा सकती है, चाहे वो आपका सगा संबंधी हो या ना हो। वसीयत ट्रस्ट के नाम भी की जा सकती है, लेकिन ट्रस्ट के नाम वसीयत करने का मतलब ये नहीं होता कि जो ट्रस्टी हैं वो उसके मालिक बन जाएंगे। ट्रस्टी केवल उसकी देखरेख करेंगे, यही उसका मतलब होता है। वसीयत कर कौन सकता है? भारत में रहने वाला कोई भी इंसान अगर उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और वो एक साउंड माइंड का है, यानी कि उसका मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो वसीयत कर सकता है। किस किस के नाम कर सकता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या वसीयत जो है वो रजिस्टर्ड होनी जरूरी है? ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेकिन फिर भी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है। अगर आप अपनी वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तहसील में जाकर रजिस्ट्रेशन उसका करा लेते हैं, आजकल वहां पर आपकी फोटो भी क्लिक होती है। उससे क्या होता है कि भविष्य में उस विल को लेकर, उस वसीयत को लेकर बहुत कम विवाद खड़े हो पाते हैं, या यदि अगर विवाद भी खड़ा हो जाए तो कोर्ट के अंदर उसको एक महत्व दिया जाता है कि ये प्रॉपर लीगल तरीके से वसीयत को रजिस्टर्ड कराया गया। एक सवाल और, यदि किसी व्यक्ति ने आज से 40 या 50 साल पहले किसी के नाम वसीयत की थी सादे कागज के ऊपर, एक बात आपको और बता दूं, वसीयत का मतलब ऐसा नहीं है कि वसीयत आपको कोर्ट के अंदर जाके या फिर रजिस्टर्ड करानी है तहसील के अंदर जाके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कराओ तो बहुत अच्छी बात। एक सिंपल पेपर के ऊपर भी वसीयत लिखी जा सकती है। वसीयत को लिखने के लिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको वकील के पास ही जाना पड़ेगा। आप खुद भी अपनी वसीयत लिख सकते हो, लेकिन किसी भी कानूनी प्रॉब्लम से बचने के लिए, भविष्य में आप नहीं हैं इस दुनिया में और उस समय अगर आपकी विल को कोई चैलेंज कर देता है तो बेहतर है कि थोड़े से पैसे खर्च करके किसी वकील के पास जाओ। वो आपको जो कानूनी सलाह देंगे, जो जो बातें विल के अंदर लिखवाएंगे, कोर्ट के अंदर उनको चैलेंज करना बहुत, क्योंकि उनको मालूम है कि किस तरीके की भाषा इसके अंदर लिखी जानी चाहिए, तो बेहतर है किसी वकील से कराएं। अन्यथा आप खुद भी लिख सकते हैं। मान लो किसी इंसान ने आज से 40 या 50 साल पहले या कभी भी कोई विल लिखी थी और उस वक्त उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया विल को, तो रजिस्टर्ड नहीं कराया, क्या वो विल आज भी रजिस्टर्ड हो सकती है? आज उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जिसने विल लिखी थी, तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, भले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो, वो विल आज भी रजिस्टर्ड कराई जा सकती है कोर्ट के अंदर जाकर। तो ये बात आपको, बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, विल जब भी आप लिखते हैं, चाहे आप तहसील में जाकर लिखें, चाहे रजिस्टर्ड कराएं, चाहे ना कराएं, विल के नीचे आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, या फिर थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान होना चाहिए। और विल के नीचे कम से कम 2 विटनेसेस के सिग्नेचर होने चाहिए, 2 विटनेसेस के सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन। और वो जो 2 विटनेस हैं, यानी कि जो 2 साक्ष्य हैं, वो दोनों साक्ष्य वो नहीं होने चाहिए जिनके नाम विल की गई है। विल के अंदर एक बात और बता दूं, अगर मैंने किसी के नाम विल कर दी और वो इंसान मेरी मृत्यु से पहले मर जाता है,
तो वो विल कैंसल समझी जाएगी। अगर मैंने किसी के नाम विल कर दी, मेरी भी मृत्यु हो जाती है और उस इंसान की भी मृत्यु हो जाती है, तो भी वो वसीयत कैंसल मानी जाएगी। अगर मैंने कोई वसीयत नहीं की, मेरी वसीयत किए बिना मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरी संपत्ति हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, हिंदू उत्तराधिकार कानून जो है, उसके तहत मेरे जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनमें बराबर बराबर रूप से बट जाएगी। लेकिन अगर मैंने वसीयत कर दी तो मैं किसी को कम देना चाहता हूं तो कम दे सकता हूं, किसी को ज्यादा देना चाहता हूं तो ज्यादा दे सकता हूं। वसीयत जो है वो स्वयं अर्जित संपत्ति यानी कि जो मैंने खुद ने कमाई, या फिर पैतृक संपत्ति जो मुझे मेरे पुरखों से मेरे नाम हुई थी, मैं इन दोनों ही संपत्तियों को किसी और के नाम वसीयत कर सकता हूं। वसीयत करते वक्त चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों की वसीयत कराई जा सकती है। वसीयत कितनी मर्जी बार कराई जा सकती है। अगर मैंने आज एक वसीयत लिख दी XYZ पर्सन के नाम, कल को मुझे लगता है कि मुझे अपनी वसीयत चेंज करनी है, तो मैं अपनी वसीयत चाहे 1000 बार चेंज करूं, जितनी मर्जी बार अपनी वसीयत को चेंज कर सकते हो। लेकिन एक कानूनी बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, जब भी आप अपनी वसीयत चेंज करोगे तो नए वाली वसीयत में पिछली वसीयत का जिक्र करना जरूरी है, किसी भी विवाद से बचने के लिए। तो ये वसीयत के बारे में छोटी सी जानकारी थी। अगर वसीयत को लेकर कोई भी विवाद छिड़ जाता है कोर्ट के अंदर, किसी ने आपकी वसीयत को चैलेंज कर दिया, आपके नाम किसी ने वसीयत कराई थी और उस वसीयत को किसी ने चैलेंज कर दिया, तो जितने भी सबूत हैं उनके साथ आपको एक वकील की सहायता पड़ेगी। वकील आपको कानूनी दावपेच बताएंगे कि आप इस तरीके से अपना केस सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी वसीयत को लेकर। अगर वसीयत से जुड़े हुए आपके कुछ टेक्निकल सवाल हैं, कुछ आप ऐसी बातें पूछना चाहते हैं जो आपको लगता है कि हमें किसी वकील से ही पूछनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि मुझे समय लगा तो मैं जरूर आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।